Hello everyone, this is Vaibhav here and I welcome you all to my YouTube channel. तो लास्ट क्लास लेक्चर नंबर 1 हमने बिल्कुल बेसिक बातें कर ली थी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और कूलम्ब फोर्स के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हो गई थी लास्ट क्लास में। आज अपन शुरू कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन। सो आज की क्लास में हम सारी चीज़ें सीखेंगे कि किस तरह से बॉडी चार्ज के सिमेट्रिकल वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन के कैसे फील्ड निकाल रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से कैसे फील्ड आने वाला है, सारी चीजें आज की क्लास में सीखने वाले हैं। सो आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी बिकॉज अगर हम फील वगैरह अच्छे से करते हैं तो आगे की चीजें पोटेंशियल वगैरह भी हमारे लिए अच्छी हो जाने वाली है। सो एक इम्पोर्टेंट क्लास है। तो शुरू करते हैं। क्लास में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर। फाइनाइट वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को समझते हैं कैसे। मतलब मान लो ये मेरे पास एक वायर है। पहले अपन समझते हैं चीजों को, फिर इसका डेरिवेशन वगैरह वाले पार्ट पे चलेंगे। तो अगर एक फाइनाइट वायर है और मान लो हमारे पास पॉइंट कहीं यहाँ पर है, पॉइंट कहीं यहाँ पर है पी, तो इस केस में क्या होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये ऐसा फील्ड बना है। ठीक है, इसके फील्ड को थोड़ा समझते हैं किस तरह से अलग अलग पॉइंट फील्ड बनाएंगे। बस हमें पता है ना फील्ड के लिए हमें क्या सोचना है कि वहां पर एक यूनिट चार्ज रखा हुआ है, तो ये ऐसा कुछ फील्ड बनाएगा। 1 कूलम पे ऐसा फोर्स लगाएगा ना ये वाला सेक्शन, इसके ऊपर वाला सेक्शन कुछ ऐसा फील्ड बनाएगा, एंड साथ में इसके टॉप वाले को देखें तो ये ऐसा फील्ड बनाएगा, एंड ऊपर वाले को चलो दूसरे कलर से करते हैं, ऐसा फील्ड बनाएगा। और उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है कुछ ऐसा फील्ड बनाएगा, ये वाला मान लेते हैं इस पॉइंट। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमको एक चीज ये समझ में आना चाहिए कि इस पोर्शन के लिए हर एक पार्ट का जो फील्ड है उसका डायरेक्शन अलग अलग है। तो हम इन्हें डायरेक्ट तो ऐड नहीं कर सकते, हम इन्हें डायरेक्ट तो वेक्टर एडिशन है फील्ड, तो सारे फोर्स का फील्ड अलग अलग है, डायरेक्ट एडिशन पॉसिबल होगा नहीं। तो हम क्या प्रेफर करते हैं कि सारे पार्ट का कंपोनेंट एक ही लाइन पे आएंगे। देखो नीचे वाले के कंपोनेंट एक राइट पे आएगा और एक ऊपर आएगा, और जितने भी कंपोनेंट्स ऊपर हैं उनके फील्ड्स अगर हम ड्रॉ करें तो एक नीचे कंपोनेंट आएगा एंड एक अगेन राइट पे आएगा। तो आपको यहाँ से इतनी चीज समझ में आ गई होगी कि राइट में सारे कंपोनेंट्स ऐड हो रहे हैं, तो एक इस डायरेक्शन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इंटीग्रेशन है पैरेलल इस वाले कंपोनेंट का। और मतलब अब हम इंटीग्रेट कर सकते हैं बिकॉज सबका डायरेक्शन सेम है, तो मुझे एक तरह से हॉरिजॉन्टल वाली फील्ड मिल जाएगी। और अगर नीचे से सोचें तो आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि ऊपर वाले से ये वाला कंपोनेंट और ये था, और अगर ऊपर नीचे का सोचे इस फील्ड को और इस फील्ड को सोचे तो ये कहाँ तक कैंसिल होगा। आप समझ सकते हो कि अगर ये पॉइंट बिल्कुल बीच में होता, आप ऐसा समझो बिल्कुल बीच में होता, तो यहाँ पर हर एक पॉइंट के जैसा पॉइंट दूसरा भी होता, तो इसके फील्ड के ये वाले कंपोनेंट को इसका फील्ड कैंसिल करता, इसके इस वाले फील्ड के इस कंपोनेंट को यहाँ से ये वाला पॉइंट कैंसिल कर। बट यहाँ पर अनसिमेट्रिकली रखा है हमने, तो हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ तक के पोर्शन, इस पोर्शन तक के फील्ड को यहाँ पर सिमेट्रिकल पॉइंट्स हैं कुछ इस तरह से, ये वाले पॉइंट के जैसा ये पॉइंट है, इस वाले पॉइंट ऐसा, मतलब हम बोल सकते हैं यहाँ तक सिमेट्रिकल है। बट इसके ऊपर ये जो पार्ट बच गए हैं ये कुछ नीचे की तरफ भी फील्ड एक्स्ट्रा बना देंगे, तो यहाँ पर दो फील्ड मतलब दो कंपोनेंट्स होंगे। ऐसा भी आएगा कुछ और कुछ ऐसा भी आएगा, और उनका नेट कुछ ऐसा आएगा। तो हम पहले निकाल लेते हैं ये वाला जिसको मैं बोलूंगा ई परपेंडिकुलर टू द वायर, और एक इसे बोलूंगा ई पैरेलल टू द वायर। ये वायर के पैरेलल वाला कंपोनेंट आएगा, एक परपेंडिकुलर आएगा। अगर ये बिल्कुल सिमेट्रिकल जो पॉइंट है ये बिल्कुल बीच में होता तो इन दैट केस बस परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट होते हैं,
आप देख सकते हो पैरेलल वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाता बिकॉज हर एक एलिमेंट के लिए दूसरा एलिमेंट होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो चलो ठीक है, अब इसके कैलकुलेशन वाले पार्ट पे आते हैं, किस तरह से हमें इनको डील करना चाहिए। तो देखते हैं कैसे डील करें इसको। सो सबसे पहले वायर ड्रॉ करते हैं और पॉइंट यहाँ पर डिसाइड कर लेते हैं। ये पॉइंट हो गया P, जिसका कि इससे डिस्टेंस, इस वायर से डिस्टेंस कुछ भी D मान लेते हैं, कुछ भी D मान लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हमें पता है कि मुझे x वाले को अलग से जोड़ना है, y वाले को अलग से जोड़ना है। तो किसी y पे चलते हैं, किसी y पे चलते हैं और एक छोटा सा dy का एलिमेंट ले लेते हैं। y पे चल के एक छोटे से dy का एलिमेंट ले लेते हैं, ये एक तरह से पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसका फील्ड कैसा आ जाएगा, इसका फील्ड ऐसा आ जाएगा। ठीक है, अब इस फील्ड का एक कंपोनेंट होगा ऐसा, इस फील्ड का एक कंपोनेंट होगा ऐसा, और दूसरा कंपोनेंट होगा कुछ ऐसा। तो आपको यहाँ से ये समझ में आ रहा होगा कि मैं किसी थीटा एंगल पे जा रहा हूँ तो ये भी एंगल थीटा होगा। तो ये ई कॉस थीटा है, मतलब डी ई कॉस थीटा है, बिकॉज ये वाला फील्ड छोटा सा फील्ड है तो डी ई लिख रहा हूँ। और ये डी ई साइन थीटा है, एक डी ई कॉस थीटा है, एक डी ई साइन थीटा है। दोनों का एडिशन करेंगे हम, इंडिविजुअली करना चाहिए अलग अलग, और फिर उनको वेक्टरली ऐड कर लेंगे दोनों का रिजल्टेंट को। तो ठीक है, तो डीई की पहले वैल्यू लिखते हैं। डीई क्या है, ये एक पॉइंट चार्ज मानेंगे इसको, आप इसको एक पॉइंट चार्ज मान लो। तो अगर मैं इसको एक पॉइंट चार्ज मानूं तो इससे डिस्टेंस, ये y है ये d है, तो ये वाला डिस्टेंस कुछ ऐसा लिखेंगे y स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा कुछ ये वाला डिस्टेंस लिख सकते हैं। और जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा पॉइंट चार्ज की वजह से, वो होता है के क्यू बाय आर। हमें पता है कि एक पॉइंट चार्ज की वजह से फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर। सो बस वही यूज करेंगे, के क्यू। व्हाट इज क्यू? चार्ज ऑन दिस एलिमेंट, जिसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ डी वाई, बिकॉज इसका व्हाट इज लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है। हमारे पास जो लेंथ है वो डी वाई का है, तो लैम्डा इंटू डी वाई कुछ ऐसा हो गया। और ये डीई की वैल्यू लिखना चाह रहे हैं, और डिस्टेंस है इसका वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, तो ऐसा लिखते हैं वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और ये हो गया डीई, बट मुझे चाहिए डीई कॉस थीटा। तो व्हाट इज कॉस थीटा? दिस बाय दिस, तो एक डी का टर्म और इधर आएगा, और कॉस थीटा के लिए मैं लिख दूंगा वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इसका अंडर। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर होगा। तो अगर यहाँ तक क्लियर है तो अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। दिस इज नॉट डीई, दिस इज डीई कॉस थीटा। ठीक है, अब हम वैल्यू लिख लिए डीई कॉस थीटा का। जो पहला टर्म है ये डीई है, ये डीई कॉस थीटा है, ये वाला टर्म डीई है, ये टर्म है डीई, और हमने डीई कॉस थीटा लिखा है। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। मैंने रीजन बताया है कि डायरेक्टली इंटीग्रेट क्यों नहीं किया, बिकॉज आप इनको वेक्टरली ऐड करना चाहते हो। तो ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन हमें किसकी लिमिट बनानी चाहिए? अगर आप देख सकते हो y की लिमिट बनानी चाहिए। सो देख लेते हैं किस फॉर्म पे ये आगे चलने वाला है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब फिगर को थोड़ा ध्यान से देखना कि इसी फिगर पे मैं टॉप एंड को इससे मिला रहा हूँ और बॉटम एंड को इससे मिला रहा हूँ, और कुछ एंगल्स लिख रहा हूँ इनके लिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाले एंगल को मैं कुछ θ1 लिख रहा हूँ। सेंस भी आप देखोगे किस तरह के सेंस में लिया हूं। मैंने ऐसे क्लॉकवाइज सेंस में लिया है, और इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया है θ2, इसको एंटी क्लॉकवाइज सेंस में लिया है θ2। अब इस चीज के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या करना चाहिए। इसका इंटीग्रेशन करना है मुझे। सो ये मुझे क्या दे देगा, ई परपेंडिकुलर। सो ई परपेंडिकुलर की अगर वैल्यू लिखें तो क्या बन जाएगा ये, इसके हिसाब से ये बन जाएगा के लैम्डा डी, के लैम्डा डी बाहर आ गए, और साथ में हो जाएगा डी वाई टाइम्स ऑफ वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ऐसा कुछ बन रहा है। अब इसके इंटीग्रेशन के लिए हम कुछ चेंजेस करते हैं।
हम कुछ चेंजेस करते हैं, मुझे y के साथ करना था तो मुझे y के लिए लेंथ चाहिए था माइनस इन्फिनिटी, मतलब ये जो भी लेंथ होता लेंथ के साथ इंटीग्रेट मुझे करना पड़ता, बट मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। इस तरह के इंटीग्रेशन को अप्रोच, कुछ 5-6 इंटीग्रेशन होंगे अभी इस चैप्टर में, तो आपको ये नहीं सोचना है कि मैं ये कैसे सोचूंगा, आपको करते करते वो समझ में आने लगेगा। तो अप्रोच सीखते जाओ, याद करते जाओ इस तरह के इंटीग्रेशन में हमें क्या करना चाहिए, और बाद में तो आप इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ ही लोगे। तो वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और 3/2। तो यहाँ पर अपने को ऐसा कर लेना चाहिए कि इस ट्रायंगल को अगर देखें, मैं मार्क कर रहा हूँ कौन से ट्रायंगल को, हाँ इस ट्रायंगल को अगर आप देखो, लेट मी मेक इट ब्लू। ओके, तो इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो यहाँ पर y बाई डी इज tan थीटा, सो y कैन बी रिटन एज d tan थीटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वही पुट कर रहा हूँ, y इज d tan थीटा, y इज d tan थीटा। सो e परपेंडिकुलर की वैल्यू हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, e परपेंडिकुलर में k लैम्डा d वाला टर्म रह जाएगा, और इंटीग्रेशन करेंगे dy, व्हाट इज dy की वैल्यू यहाँ से लिख लेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, dy इज d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ये dy की वैल्यू हो गई y से। ठीक है, तो e परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे लिख लेना चाहिए k लैम्डा d, और साथ में अब देखो dy के बदले लिख लेते हैं d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे वाई स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अगर आप देखें डी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, इस जगह को अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर, और हम क्या लिख लेंगे टेन स्क्वायर थीटा प्लस डी स्क्वायर और होल टू द पावर 3/2, ऐसा कुछ बनेगा ये। तो यहाँ से 1+10 स्क्वायर डी स्क्वायर को कॉमन लेके 1+10 स्क्वायर थीटा, सो डी का बन जाएगा क्यूब, और 1+10 स्क्वायर थीटा इज योर सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा का पावर 3/2 विल बी सेक क्यूब थीटा, ऐसा कुछ बनेगा इस जगह से। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो मुझे यहाँ पर डायरेक्टली क्या लिख लेना चाहिए, मुझे यहाँ पर डायरेक्टली से यूज करना चाहिए, और मैं लिखूंगा नीचे डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। ठीक है, तो फर्दर इसको आगे बढ़ाते हैं। सो ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई, ई परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई, अब देख सकते हो आप ऊपर डी स्क्वायर है नीचे डी क्यूब है, तो के लैम्डा बाई डी को मैंने बाहर लिया और इंटीग्रेशन बना लिए, ऊपर सेक स्क्वायर थीटा है नीचे सेक क्यूब थीटा है, तो हम सेक थीटा लिखेंगे 1/सेक थीटा विच कैन बी रिटन एज कॉस थीटा, और थीटा की अब लिमिट चाहिए। ठीक है, अब हमने टर्म्स को थीटा में बदल दिया, तो थीटा की लिमिट क्या है, अब ध्यान से देखें तो थीटा की लिमिट है -θ2 से लेके +θ1, माइनस क्यों, ऑपोजिट सेंस में ले रहे हैं, इस चीज को याद रखेंगे, तो मुझे क्या बोलना चाहिए -θ2 से +θ1। तो अगर मैं ई परपेंडिकुलर की बात करूं तो वो होगा k लैम्डा बाई डी साइन θ1 माइनस ऑफ माइनस विल बी प्लस साइन θ2। तो ये जो फील्ड बना, ये फील्ड बन चुका है ड्यू टू दिस वायर परपेंडिकुलर फील्ड इन अ वेरी सिमिलर वे, मतलब ये जो मेरा वायर है इसकी वजह से इस सर्कल पे हर एक जगह परपेंडिकुलर फील्ड होगा, ऐसा इस वायर से परपेंडिकुलर, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा इस वाले फील्ड का, ये इससे मिलने वाला है, ये परपेंडिकुलर टू द वायर है, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ कि ये पूरा एक सर्कल होगा, डी डिस्टेंस का डी रेडियस का एक सर्कल होगा, इसके हर एक पॉइंट पे फील्ड ऐसे जा रहा होगा, हर एक पॉइंट पे परपेंडिकुलर, वायर से परपेंडिकुलर उस सर्कल पे। तो आप समझ रहे होंगे इस तरह का फील्ड है हर थीटा के लिए। थीटा आप समझ रहे हैं कि थीटा ये वाला थीटा वगैरह नहीं है, थीटा आपका वायर का अपर एंड लोअर एंड को जोड़ने वाला एंगल थीटा माना गया है। तो ये कुछ फील्ड आ गया, अब दूसरा फील्ड कौन सा बच रहा है, दूसरा फील्ड नीचे वाला बच रहा है, पैरेलल टू द वायर था एक, तो ये पैरेलल टू द वायर वाला बच रहा है फील्ड, तो उसको अपन अब कैलकुलेट करना चाहते हैं, हर एक सेगमेंट पे पैरेलल टू द वायर वाला फील्ड भी होगा, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमारा नेट फील्ड होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट नेट फील्ड होगा। तो एक एक्स पे एक वाई पे है, तो इस तरह से कुछ अपना नेट फील्ड आएगा एक्स वाई प्लेन पे। तो चलो दूसरी फील्ड को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं किस तरह से होने चाहिए उसकी फील्ड।
सो उसके लिए ज्यादा चेंजेस है नहीं। हमें पता है कि उसके लिए मुझे, जैसे यहाँ पर मैंने डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट किया था, मुझे डी साइन थीटा इंटीग्रेशन कर लेना चाहिए। सो फॉर ई पैरेलल के लिए मुझे बोलना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ डीई साइन थीटा। डीई साइन थीटा का इंटीग्रेशन मुझे ई पैरेलल दे। ठीक है, तो डीई साइन थीटा, डीई की वैल्यू यहाँ से रखते हैं और साइन थीटा हो जाएगा हमारा वाई बाय दिस। ठीक है, वाई बाय दिस हो जाएगा। तो डीई की वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है, के लैम्डा डी वाई और एक्स, सॉरी नॉट एक्स, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। और साथ में साइन थीटा इज अगेन y बाय दिस। सो इसका पावर 3/2 कर दिया मैंने। ये डीई की वैल्यू नहीं थी, डी पे पावर 1 था, मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इधर के साइन थीटा से, तो यहाँ पर एक y का टर्म और आएगा। आई थिंक आप समझ रहे हो। इसका इंटीग्रेशन करते हैं अगर, तो मुझे ई पैरेलल वाला फील्ड भी मिल जाने वाला है किसी भी एक point पे। तो कोई खास बात नहीं है इसके इंटीग्रेशन पे भी, तो वैसा ही कुछ करते हैं। और इस केस पे हाँ, फिर से अगर इंटीग्रेशन का वो बनाए तो ये बनेगा ई पैरेलल, ई पैरेलल विल बी इक्वल्स टू के लैम्डा बाहर आ जाएगा अगर आप देखें, एंड के लैम्डा बाहर, और इंटीग्रेशन बनेगा वाई डी वाई, वाई डी वाई एंड डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। अगेन सेम सब्स्टिट्यूशन करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। तो y की वैल्यू डी tan थीटा, सो dy की वैल्यू डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और इसको सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट बन रहा है। सो अगर मैं यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करूँ चीजों को, तो आप समझ रहे होंगे, मैं ऊपर लिख रहा हूँ इसे। सो इसके बाद ऊपर चल रहे हैं, तो यहाँ से हमें लिखना चाहिए ई पैरेलल विल बी के लैम्डा, एंड y के बदले लिख लो डी tan थीटा, एंड dy के बदले लिख लो डी सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और नीचे की तरफ लिख लो फिर से सेम डी क्यूब सेक क्यूब थीटा, डी क्यूब सेक क्यूब थीटा। तो ये डी और ये कैंसिल हो रहा है, नीचे की तरफ सेक क्यूब है, ऊपर सेक स्क्वायर है, तो एक ऐसा बच रहा होगा, आप समझ रहे हो, एक सेक नीचे बच रहा है। तो के लैम्डा बाई डी, के लैम्डा बाई डी इसका इंटीग्रेशन भी करना है, इसका इंटीग्रेशन भी करना है हमें। तो ठीक है, तो के लैम्डा बाई डी बाहर आ गया, और आप देख सकते हैं नीचे की तरफ एक सेक थीटा बच रहा है, ऊपर tan थीटा। सो वी कैन राइट इट एज साइन थीटा ओनली। सो साइन थीटा डी थीटा, और लिमिट में अगर देखें तो सेम माइनस थीटा टू से थीटा। तो इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं, इसको जब फर्दर सॉल्व करते हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। इसको फर्दर सॉल्व करने पर E parallel will be, E parallel will be K lambda, K lambda by D, and sin theta will be minus cos theta. So we will use a lower limit minus upper limit, and minus of cos theta will be cos theta again. So cos theta to minus cos theta. सो ये हमारे दो रिजल्ट है। बस रिजल्ट ही नहीं याद रखना है, फील्ड के स्ट्रक्चर को भी समझना है, और इसमें थोड़ा सा थीटा के साथ भी अपने को चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए, तो मैं उसके बारे में भी अभी आपसे बात करने वाला हूँ। आप इस पे, इसको एक बार रिजल्ट्स को ध्यान से देख लो, फिर उसके बाद हम आगे समझते हैं। तो ये दोनों फील्ड्स हमारे पास आ चुके हैं। ये वाला फील्ड हमारा पैरेलल फील्ड हो गया था, परपेंडिकुलर फील्ड हो गया था, और ये जो फील्ड है ये पैरेलल फील्ड का कैलकुलेशन हो चुका है। अब इस रिजल्ट के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द रिजल्ट, ठीक है, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट अबाउट द रिजल्ट, मैं इस जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ, अभी आपको इसका एप्लीकेशन भी दिखाऊंगा कुछ प्रॉब्लम्स पे, तो आप बस इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से रखेंगे। तो थीटा वन थीटा टू ऑपोजिट सेंस में सबसे पहली चीज याद रखना है कि थीटा वन एंड थीटा टू should be in opposite sense.
थीटा 1 थीटा 2 ऑपोजिट सेंस में, मतलब एक क्लॉकवाइज है तो दूसरे को एंटी क्लॉकवाइज लेना पड़ेगा, तभी आपका जो भी रिजल्ट यूज कर रहे हो वो सही है। एंड सेकेंडली, जो डी है, व्हाट इज डी हियर, डी क्या है? तो अगर आप ध्यान से इस फिगर को देखें तो डी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर। तो इस चीज को थोड़ा सा आपको हाईलाइट करके रखना है कि डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम द वायर। वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उस पॉइंट का। तो चलो इस चीज को मैं थोड़ा आपको यहाँ पर अप्लाई करके दिखाता हूँ कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर मान लो मेरी पॉइंट कहीं यहाँ नीचे लाई कर रही है इस जगह, इन दैट केस एक मैं ऐसा बनाऊंगा और एक ऐसा बनाऊंगा, और सिंस ये वायर इतना ही है, सो आई विल ड्रॉ एन इमेजिनरी वायर to this lower part, and then I will draw this as our distance d। ये हमारा डिस्टेंस d होगा, ये हमारा डिस्टेंस d होगा। और एक इंपॉर्टेंट चीज की थीटा 1 थीटा 2 हम कहाँ से ले रहे हैं? d से शुरू करते हुए अपर एंड को अगर मैच कर रहे हैं तो थीटा 1, d से शुरू करते हुए लोअर एंड को मैच कर रहे हैं तो थीटा 2। तो यहां से भी वैसा ही कुछ करते हैं, d से शुरू करते हैं अपर एंड को मैच करते हैं, ये वाला एंगल हो गया थीटा 1। बट आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि ये वाला एंगल हमारा थीटा 2 नहीं है, ये एंगल थीटा 2 नहीं है। तो थीटा 2 उसका नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज मुझे इस सेंस में आना पड़ेगा, ऑपोजिट सेंस में आना पड़ेगा। या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि थीटा 2 को मुझे कैसा लेना चाहिए, डी से शुरू होते हुए यहां तक ऐसा आना चाहिए, डी से शुरू होते हुए, सॉरी ऐसा नहीं, डी से शुरू होते हुए वायर तक आना चाहिए, ऐसा ऑपोजिट सेंस पे। तो दिस एंगल इज one nothing but, if we look at carefully, so this is your angle theta 2, ये एंगल थीटा 2 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, ये एंगल कितना होना चाहिए, यहाँ से ही शुरू कर रहे हैं, और रियली सॉरी, ये एंगल थीटा 2 नहीं है, गलत बन जा रहा है मुझसे, ये वाला एंगल थीटा 2 है। तो हम क्या बोल सकते हैं, 2 पाई एंगल में से कुछ ये वाला एंगल कम, ये वाला एंगल कम। तो या तो मैं 2 पाई माइनस एल्फा लिखूं या फिर माइनस एल्फा लिखूं, एक ही बात होने वाली है रिजल्ट पे। तो ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि इस एंगल को मुझे नेगेटिव में लेना पड़ेगा, माइनस एल्फा ले लेते हैं तो, या फिर माइनस थीटा 2 ले लेते हैं, इस एंगल को माइनस थीटा 2 लिख लेते हैं तो फिर बेहतर होगा। या फिर मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ये वाला एंगल, एंड दिस एंगल इज नथिंग बट 2 पाई माइनस थीटा 2, 2 पाई माइनस थीटा 2, दैट विल बी अवर आंसर। सो ये चीज हमें याद रखना है कि ऑपोजिट सेंस में लेना चाहिए, दे मस्ट बी इन ऑपोजिट सेंस, दे मस्ट बी इन ऑपोजिट सेंस, दिस इज एन इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर अस, they must be in opposite sense। एंड यस, फिर से डी पे कंफ्यूज नहीं होना है, डी इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ऑफ द वायर फ्रॉम दैट पॉइंट। आपको लग रहा होगा मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ, बट हाँ मुझे पता है आप, मैं इतनी बार बताया हूँ फिर भी आप इस चीज में कंफ्यूज होंगे आगे चल के, तो थोड़ा सा इसको आप ध्यान में रखेंगे तो बेनिफिट होगा। तो ये हो गया पहला फील्ड। अब इस फील्ड के थोड़े से स्ट्रक्चर को समझते हैं, इसकी वजह से जो फील्ड बना है उसका स्ट्रक्चर कैसा है। तो ये वायर है अपना, और इस वायर से डी डिस्टेंस, हर एक डी डिस्टेंस दूर पे, जैसे मैंने एक सर्कल बना लिया मान लो इस तरह से, which is at a distance of d from, and this wire is acting as passing through its center, and this wire is passing through its center। In that case the field is in such a manner that one field is radially outwards if the wire is positively charged। अगर वायर पॉजिटिवली चार्ज है तो रेडियली आउटवर्ड्स, अदरवाइज सेम परपेंडिकुलर टू द वायर फील्ड, मतलब वायर पे परपेंडिकुलर ऐसा हिट करने वाला है और इनवर्ट हो जाएगा अगर ये नेगेटिवली चार्ज है, तो बस ठीक है। और दूसरा फील्ड कैसा है, इसी के परपेंडिकुलर सेम प्लेन पे, इसी के परपेंडिकुलर सेम प्लेन पे ऐसा होने वाला है। अच्छा, नीचे का कैसे जज करें, ऊपर कैसे जज करें, तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अगर ये ऊपर वाला सेक्शन बड़ा है, पॉइंट के कंपैरिजन में ऊपर वाला पोर्शन बड़ा है तो नीचे फील्ड आएगा, नीचे वाला पोर्शन बड़ा है तो ऊपर फील्ड आएगा। बहुत ऑब्वियस है, इसका रीजन मैंने आपको पहले वीडियो के शुरू में ही समझा दिया था कि किस तरह से देखना है।
तो दिस इज ऑल अबाउट द फील्ड। किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखें ऐसा ही फील्ड बनने वाला है, इस पे एक फील्ड ऐसा, एक फील्ड बाहर की तरफ, एक फील्ड ऐसा। तो इस तरह से किसी भी पॉइंट पे आप देख सकते हैं। याद रखना है कि जो भी चीजें सेम प्लेन पे लाई कर रहे हैं, ये ऑपोजिट अलग अलग प्लेन पे नहीं है, एक वायर के परपेंडिकुलर है और एक इस तरह से। इस पूरे सर्कल में इस तरह से फील बन रहा है, इनका रिजल्टेंट भी अपन बहुत इजीली बना सकते हैं। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। हाँ, इतनी बातें। और अगर ये बातें समझ में आ गई है तो फिर हम आगे चलते हैं और देखते हैं किस तरह से होनी चाहिए आगे की चीजें। चलो, सो दिस इज ऑल अबाउट द फील्ड ड्यू टू अ वायर। अब हम आ जाते हैं फील्ड ड्यू टू अ रिंग के बारे में, देख लेते हैं कि रिंग की वजह से फील्ड कैसे होनी चाहिए, एंड फील्ड ड्यू टू आर्क, दोनों हमें पता होना चाहिए। तो पहले देख लेते हैं फील्ड ड्यू टू एन आर्क। आर्क की वजह से फील्ड, ध्यान से देखें, मतलब कहाँ पर, उसके सेंटर पे। मतलब ये मेरे पास पूरा कंप्लीट सर्कल था, इसके मैं कुछ पोर्शन को हटा देता हूँ ऐसा, तो एक आर्क बन गया है। एंड इस आर्क का जो भी सेंटर होगा उस पे फील्ड देखना चाहता हूं। इस आर्क का जो भी सेंटर होगा इस पे फील्ड देखना चाहता हूं। तो इस पॉइंट पे हमारा फील्ड देखने को चाहते हैं, इस पॉइंट। सो फिर से ये तो बहुत इजी हो गया, बिकॉज ये वायर फिर से एक लीनियर चार्ज डेंसिटी वाला वायर है। कांस्टेंट डेंसिटी का मान रहे हैं, यूनिफॉर्म डेंसिटी का मान रहे हैं हर जगह पर चार्ज अभी फिलहाल। तो इस पे चार्ज क्या हो गया, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए मुझे, एक बीच से एक बाइसेक्टर ड्रॉ कर देना चाहिए इसके एंगल का। सपोज कंप्लीट एंगल थीटा था, तो दिस इज थीटा बाई 2 एंड अगेन दिस इज थीटा बाई 2। सो अब हम अगर ऐसा मान लिए हैं, सो मुझे हर एक एलिमेंट का फील्ड अलग अलग दिख रहा है, आप समझ रहे हैं। इस वाले एलिमेंट का फील्ड ऐसा होगा, इस वाले एलिमेंट का फील्ड ऐसा होगा। तो फिर यस, फिर से मुझे कॉम्पोनेंट कर देनी चाहिए और ऐड कर देनी चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट चीज फिर से यहाँ पे समझ में आ रही है कि ये जो फील्ड है इसके राइट वाले कॉम्पोनेंट्स कैंसिल करेंगे, बिकॉज फील्ड की डेंसिटी यूनिफॉर्म है हर जगह पर। तो फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, बट नीचे वाले कॉम्पोनेंट ऐड होंगे। सो एक चीज क्लियर हो गई है कि जो नेट फील्ड होगी वो अलोंग द बाइसेक्टर लाइन ही होने वाली है। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन पे जो फील्ड है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देने वाला है। तो मुझे यहाँ से किसी एक पर्टिकुलर एंगल पे चलना चाहिए ऐसा, किसी पर्टिकुलर एल्फा एंगल पे, और वहां से एक छोटा सा डी एल्फा का एलिमेंट ले लेना चाहिए। और ये वाले एलिमेंट की वजह से पहले फील्ड लिख लेते हैं। So let the charge on it is will be d r d alpha. Why r d alpha? This is your arc length r d alpha because this angle is d alpha. And what about this? This angle is alpha. So किसी alpha पे जाके d alpha का छोटा सा element लिए and field due to this is in this direction. But we will put a component of this field into a particular direction. So this is the first direction and this is the second direction for us. So ये वाला एंगल अल्फा, सो ये भी एंगल अल्फा, और ये डी ई था, तो ये डी ई कॉस अल्फा हुआ, और ये डी ई साइन अल्फा हुआ। तो आपको पता होगा कि मुझे कैसे ऐड करना चाहिए। मुझे यहाँ पर डी ई कॉस अल्फा का ही एडिशन चाहिए, बिकॉज डी साइन अल्फा मुझे पता है सिमेट्रिकली कैंसिल हो जाने वाला है आगे चलने पर। तो ठीक है, किसी तरह डी ई की वैल्यू निकालते हैं एंड देन डी ई साइन अल्फा की वैल्यू इंटीग्रेट कर लेंगे, डी ई कॉस अल्फा सॉरी। सो डी ई लिखने में कोई बड़ी चीज है नहीं। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो डी ई क्या है, ये एक पॉइंट चार्ज है जो कि आर डिस्टेंस दूर है आर्क पे, बिकॉज ये इसका सेंटर है। सो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, के लैम्डा, के चार्ज, उसका चार्ज क्या है, के आर डी एल्फा, एंड साथ में डिस्टेंस क्या है, आर स्क्वायर। तो ये डीई हो गया, बट मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए डीई कॉस एल्फा। सो मैं लिखूंगा के लैम्डा आर, आर आर का एक टर्म कैंसिल कर देते हैं, तो के लैम्डा बाय आर एंड दिस डी एल्फा, और साथ में कॉस एल्फा डी एल्फा, कॉस एल्फा डी एल्फा दिस इज, और इसका इंटीग्रेशन करना है, डीई कॉस एल्फा का इंटीग्रेशन करना है। अच्छा, अब मुझे फिर से पता है कि एल्फा की लिमिट होगी यहाँ पर। सो एल्फा की लिमिट आप समझ सकते हो कहाँ से, कहाँ है, माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2। तो माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, एंड विद दिस सिंपल इंटीग्रेशन माइनस थीटा बाई 2 से प्लस थीटा बाई 2, इस सिंपल इंटीग्रेशन के साथ हम लिख सकते हैं के लैम्डा बाय आर
and sin theta by 2 plus sin theta by 2 will be 2 sin theta by 2. So 2 बाहर लिख लेते हैं, sin theta by 2. This is field, and yes, we must remember the direction. It is along the bisector. ये हो गया along the bisector field है, डायरेक्शन के साथ चीजों को याद रखना है, along the bisector line. ठीक है, ये बाइसेक्टर के अलोंग फील्ड है। तो हमें बस कुछ नहीं करना होता है, एक एलिमेंट चुनना होता है जो कि हम हमेशा से सीखते हुए आए हैं एलिमेंट्स, और उसकी वजह से फील्ड निकाल रहे हैं। और फिर हमें देखना होता है कि दोनों फील्ड, जो भी फील्ड आ रहा है, क्या वो सबकी वजह से उसी डायरेक्शन पे आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उस फील्ड के कॉम्पोनेंट करके इंटीग्रेट किया जाता है, अदरवाइज डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया फील्ड ड्यू टू एन आर। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं। मैं भी कुछ 4-5 फील्ड लिखा देता हूँ, फिर उसके बहुत बढ़िया एप्लीकेशन अपन 3-4 सवाल एंड में कर लेंगे। तो एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो हो जाएगा आपका। फील्ड से जो भी फियर होगा, या फिर फील्ड अगर आप पहली बार सीख रहे हैं, तो आपको जरूर बहुत इजीली और बहुत अच्छे लेवल की चीजें समझ में आ गई होंगी जब आप बाद में रियलाइज करेंगे उस चीज से। ठीक है, तो अब आते हैं फील्ड ड्यू टू एन रिंग की वजह से फील्ड को समझते हैं कैसा होना चाहिए। ओके, सो फील्ड देखना है हमें रिंग की वजह से। आपको दो फिगर्स यहाँ पर दिख रहे होंगे। मैं भी पहले आपको फील्ड की डायरेक्शन को थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, उसके बाद हम चीजों को देख लेंगे कि कैसे सॉल्व वगैरह करना है, वो तो बात की चीज है। अगर आप इस तरह का कंप्लीट रिंग देखेंगे, तो आपको इस एलिमेंट की वजह से जो ऐसा फील्ड आएगा, इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। उसके तीन कंपोनेंट्स होंगे, ये तीनों एक्सिस पे होगा। लेट अस से कि ये आपका एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है सपोज, ये जेड एक्सिस हो गया। एक इसका कंपोनेंट नीचे भी आएगा, बिल्कुल नीचे ऐसा। तो ये कौन से कंपोनेंट के साथ पैरेलल होगा, आप समझ रहे हैं? इसके साथ पैरेलल होगा, इसके साथ पैरेलल होगा। और तीसरा कंपोनेंट आप देख सकते हैं कि इस लाइन के अलोंग ऐसा भी आएगा। ये तीन कंपोनेंट के साथ फील्ड बना होगा यहाँ, ये तीन कंपोनेंट के साथ फील्ड बना होगा, बिकॉज ये थोड़े 3D प्लेन पे फील्ड जा रहा है। आप समझ रहे हैं? सॉरी, मैंने थोड़ा सा फिगर गलत बनाया, बिकॉज ये वाइट लाइन हमारा फील्ड ऐसा बना है ना, तो इसके हिसाब से क्या कर लेना चाहिए, थोड़ा सा इसको ऐसा बना लेना चाहिए। ओके, सो ये आपका फील्ड बन गया। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखें, तो अब अगर इस चीज को ध्यान से सुनना, फिर आप सेकंड फिगर में खुद आंसर कर सकते हो कि क्या चीजें, फील्ड का डायरेक्शन किस किस एक्सिस पे होगा। तो अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, तो इसके जैसे नीचे जो एक पॉइंट होगी, इसके जैसे नीचे एक जो पॉइंट होगी, उसकी वजह से सेम फील्ड आएगा। बट आप समझ रहे हो कि इस बार क्या डिफरेंस होगा? इस बार क्या डिफरेंस होगा, इस नीचे वाले कंपोनेंट के कारण क्या डिफरेंस होगा, कि इसका जो कंपोनेंट वगैरह बन रहा है, एक ऐसा कंपोनेंट बनेगा, एक ऐसा बनेगा, एंड यस एक ऐसा बनेगा। अगर आप उसको ध्यान से सोचें, तो ये तीन कंपोनेंट्स यहाँ पर इस फील्ड के बन जाएंगे। ठीक है, और अगर इसकी बात करें, ये वाला जो कंपोनेंट आ रहा है, तो अगर ये नीचे वाला पोर्शन ना हो, अगर ये नीचे वाला पोर्शन ना हो, तो हमें क्या सोचना चाहिए? मैं इसको एक बार फिर थोड़ा बेहतर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब 2 मिनट मुझे टाइम दें। सो इस फिगर को थोड़ा साफ बनाते हैं, जिससे सबको बेहतर समझ में। तो ये मेरे पास इस तरह का कुछ रिंग है। हाँ, 2 मिनट मैं इसको अच्छे से बनाता हूँ, फिर आते हैं। ओके, सो इस बार मेरे साथ साथ चलेंगे तो फिगर बाद में भी कुछ थोड़ा गंदा होने वाला है, बट आप थोड़ा मेरे साथ चलेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। और ये चीज एनालाइज करना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अगर मैं इसकी वजह से देखूं, तो आप ऐसा मान सकते हैं आपके सामने ऐसा रिंग रखा हुआ है, और उसके एक कॉर्नर से ऐसा फील्ड आ रहा है। ये थोड़ा इस तरह से आएगा फील्ड, इस तरह से। तो उसका एक कंपोनेंट ऐसा भी होगा, एक नीचे भी होगा, और एक मेरी तरफ भी आता हुआ दिख रहा होगा। तो वो तीन कंपोनेंट्स अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करके आपको दिखाऊं, तो वो कैसे होंगे? वो तीन कंपोनेंट्स कैसे कैसे होंगे, आप ये समझना। एक बिल्कुल नीचे इसके पैरेलल,
इसके पैरेलल इसके साथ पैरेलल होगा, तो आप समझ रहे होंगे कैसे बना रहे हैं। तो बिल्कुल एक ऐसा इसके साथ पैरेलल फील्ड होगा, एक बिल्कुल ऐसा होगा इसके साथ चला गया होगा। इस फील्ड का जो भी एक्स एक्सिस के साथ एक चला गया इस वाले एक्सिस के साथ, दोनों के साथ एंगल 90 होना चाहिए। एंड लास्ट होगा एक हमारा ये इस वाले एक्सिस विच इज तीसरा एक्सिस जो बच रहा है इस वाले एक्सिस के पैरेलल। आई थिंक आप समझ रहे हैं, इस वाले एक्सिस के पैरेलल ये तीसरा वाला लाइन। तो मैं एक बार आपको एक्सप्लेन करूं कि कौन सी एक्सिस के बारे में बात करें। इसके पैरेलल ये वाला है और इस एक्सिस के पैरेलल ये वाला कंपोनेंट है, और आप समझ रहे होंगे कि इस एक्सिस के अलोंग ये वाला कंपोनेंट है। सो तीनों डायरेक्शन पे उसने फील्ड बनाया। नीचे वाले ने कैसे बनाना चाहिए, आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए, तो आप सारी चीजें अच्छे से एनालाइज कर पाओ। तो आप इसका फील्ड कुछ ऐसा होगा, तो उस पे आप एक ऊपर बनाओगे, एक अलोंग बनाओगे और एक साइड बनाओगे। ये सेम फिगर मैंने भी पीछे बनाया था। अब आई थिंक आप समझ रहे होंगे, बिकॉज मैंने उस बार बहुत जल्दी बना दी थी, तो आई थिंक मुझे लगा कि शायद आपको समझ में आया हो, बट इस बार जरूर आ गया होगा। तो ये वाले कंपोनेंट और ये वाले कंपोनेंट एक ही लाइन पे ऐसे दिखने चाहिए, तो ये कैंसिल कर जाएंगे, ये वाले और ये वाले भी कैंसिल कर जाएंगे और ये दोनों ऐड अप हो जाएंगे। तो अगर एक रिंग होता है, अब ऊपर से अगर मैं लाइन लाऊं, इस जगह से लाइन लाऊं अगर ऐसा, तो आप समझ रहे हैं कि इसका भी साइड कंपोनेंट होगा एक ये वाला साइड कंपोनेंट होगा, और साथ में एक नीचे होगा और एक फिर से इसके पैरेलल होगा। और हमें समझ में आ रहा है कि इस वाले की वजह से जो आएगा, नीचे वाले की वजह से जो आएगा, उसका ये वाला साइड कंपोनेंट होगा, एक ऊपर होगा एंड साथ में एक सामने होगा। इस तरह के तीन फील्ड होंगे। तो आप देख सकते हो अगर कंप्लीट रिंग है तो साइड कंपोनेंट ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट कैंसिल कर जा रहे हैं। अगर कंप्लीट रिंग है तो साइड कंपोनेंट और ऊपर नीचे वाले कंपोनेंट कैंसिल कर जा रहे हैं। बट बट अगर ये रिंग कंप्लीट नहीं है, अगर ये सेमी रिंग है जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है, इन दैट केस आपको एनालाइज करके समझ में आ जाना चाहिए कि कौन सा फील्ड होगा कौन सा नहीं। तो ये कुछ इस तरह से ऐसे मेरे लाइंस जाएंगे, और अगर इस तरह से जाएंगे तो एक इसके पैरेलल, एक ऐसा और एक नीचे, ये तीन इसके फील्ड की डायरेक्शन होगी इस वाले लाइन के कारण। ठीक है, और इसके कारण अगर आप देखें इस जगह पर, तो सेम बनेंगे ऐसे लाइंस, एक इसके पैरेलल, एक नीचे फिर से, और एक इस डायरेक्शन में। तो आप देख सकते हो y वाले कंपोनेंट, इसको अगर मैं y बोल रहा हूँ, ये तो कैंसिल कर जाने वाले हैं, बट इस बार z रह जाएगा, और कौन सा रह जाने वाला है, x। तो यहाँ पर x और z में फील्ड होगा। x मैंने ऐसे बोला है और z वाला एक्सिस मैंने इसे बोला है, y मैंने इसे बोला है, तो इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर ओनली x में फील्ड होगा, यहाँ सिर्फ x पे फील्ड होगा। और अगर इस पे मैं थोड़ा सा और वेरिएशन करूं, जो कि बिल्कुल सवाल बनाए जा सकते हैं और बनाया जाता भी है, तो मैं थोड़ा सा इस पे चेंजेस करता हूँ, फिर आपके साथ एक प्योर इसके डेरिवेशन वाले पार्ट पे आ जाएंगे। तो देखो मैं चेंज के साथ क्या कर रहा हूँ कि इसके इस पोर्शन को हटा रहे हैं। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ रही है। तो मैं इसको इधर से भी अनसिमेट्रिकली कर दे रहा हूँ चीजों को थोड़ा इस डायरेक्शन से। एक सेकंड। ओके, तो मैंने कोशिश की है इसको बनाने की। आप देख सकते हो इस एंगल को अल्फा बोल रहा हूँ, इस एंगल को बीटा बोल रहा हूँ। और अब इस बार ये अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल है बोलने का मतलब है कि इस बार आप देख सकते हो इसके जैसा यहाँ तक लेंथ तो है, बट ये कुछ एक्स्ट्रा पोर्शन बच रहा है। तो यस, जो आपके z में और x में थे इसकी वजह से, z और x में थे, अब y पे इस एक्स्ट्रा वाले पोर्शन के कारण y पे भी एक फील्ड होगा। तो अगर इस तरह का डायग्राम दिखता है तो x y z तीनों पे फील्ड होगा, तीनों पे फील्ड होगा। इस तरह से हमको चीजों को सोचनी चाहिए। तो चलो सबसे पहले कंप्लीट रिंग की वजह से देखते हैं, फिर इनमें से किसी एक को देख लेंगे, बाकी की चीजें आपको समझ में आ जाएगी कि किस तरह से फील्ड निकालना है। तो मैं अब आपके साथ चलता हूँ और हम कंप्लीट रिंग को देखने वाले हैं।
सो ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए आपको, तब आपके क्वेश्चंस बनाने की जो एफिशिएंसी है वो अच्छी होगी। अदरवाइज ये सारी चीजें अगर स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड करा दी जाए और चीजों को अच्छे से ना समझाया जाए तो आप नए क्वेश्चंस नहीं बना पाओगे। तो ठीक है, ये मेरे पास कंप्लीट रिंग है, इसको थोड़ा और सिंपल बना लेते हैं। तो ऐसा, ये जो एक्सेस मैंने बना रहा था इसको ऐसा कुछ बना लेता हूँ। तो इसकी वजह से हमें पता है सिर्फ एक्स पे फील्ड आएगा, ये वाला फील्ड आएगा। और ये पॉइंट से मान लो मैंने एक, ये पॉइंट है हमारा जिस पे मैं फील्ड लिखना चाहता हूँ, ये पॉइंट है। मैंने यहाँ पर एक एलिमेंट लिया है, इसकी वजह से ये एलिमेंट लिया है। मान लेते हैं इस एलिमेंट पे चार्ज है कुछ डी क्यू, इस एलिमेंट पे चार्ज है डी क्यू, ये इसका रेडियस है आर, ये वाला डिस्टेंस है सपोज एक्स, तो ये वाला डिस्टेंस है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये वाला पार्ट है। हमें पता है कि इसकी फील्ड इस डायरेक्शन पे होगी। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसा आगे करूँ, हल्का सा आगे एक्सटेंड करूँ, तो इस वाले एंगल को थीटा बोल रहे हैं, तो इस एंगल को भी मैं थीटा बोल सकता हूँ। तो मुझे किसी तरह डीई कॉस थीटा निकालना है, पहले तो डीई निकालना है, फिर डीई कॉस थीटा निकालते हुए इंटीग्रेट कर देंगे चीजों। सो बिल्कुल आसान है, ये कोई खास बात इसमें है नहीं। सो ये वाला एंगल ऐसा 90 बन रहा है। और इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो डीई की वैल्यू बहुत इजीली लिख सकते हैं, विच इज के डी क्यू बाय दैट डिस्टेंस आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट था उसका स्क्वायर कर दिए, बट कॉस थीटा भी चाहिए। सो कॉस थीटा इज एक्स बाय अगेन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। सो ये डीई नहीं है, अब ये क्या बन गया है, डीई कॉस थीटा बन गया है। सो अब मुझे इसे इंटीग्रेट कर देना है, मुझे इसे इंटीग्रेट कर देना है, तो मुझे नेट फील्ड मिल जाएगा। और मुझे पता है सारे एलिमेंट की वजह से डी कॉस थीटा एक ही डायरेक्शन पे जा रहा है, तो बिल्कुल भी परेशान होना नहीं है और ऐड कर देना इन्हें। तो आप देख सकते हो सारी चीजें कांस्टेंट है एक्सेप्ट दैट डी क्यू विल गेट इंटीग्रेटेड, सो के एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। एंड फाइनली इस डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू विच इज टोटल चार्ज ऑन द रिंग, टोटल चार्ज ऑन द रिंग। आपको इसमें एक ऐसा भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी मिल सकता है, उसमें एक सेंटर ऑफ चार्ज वगैरह का लॉजिक आता है, तो उसको एज अ क्वेश्चन अपन किसी लेक्चर पे जो एडवांस इलस्ट्रेशन है उसमें इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है, अभी थ्योरी में इंक्लूड नहीं करता है। सो बिल्कुल ठीक है, ये चार्जेस हमारे कुछ इस तरह से हो गए। तो टोटल चार्ज ऑन द रिंग यहाँ पर लिखना चाहिए। तो ये फील्ड आ गया है, डायरेक्शन भी याद रखना है, along the axis, एक्सेस के अलोंग फील्ड होने वाली है। ठीक है, आई थिंक आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। और आप अगला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं, बिकॉज अगर ये आपको समझ में आ गया है तो अब यहाँ पर एक और आपको चीजें देखने को मिलेगी कि ये फील्ड कहाँ पर हम बोल सकते हैं मैक्सिमम होगा इस फील्ड। तो इस वैल्यू को अपने को मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ पर वेरिएबल एक्स, किस एक्स पे फील्ड वेरिएबल हो मतलब मैक्सिमम होगा, ये देखना होता है। तो आप उसको इजीली कर सकते हो, आप डी ई बाई डी एक्स करके देख लो, मतलब एक्स टू द पावर -1 और एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, इसका डेरिवेटिव करके देख लो डी बाई डी एक्स, और फिर उसको आप जीरो से इक्वेट कर लो। और जब आप इसको करते हैं डेरिवेटिव, तो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलने वाला है कि x की वैल्यू आएगी प्लस माइनस r/√2। तो इस जगह पर आपकी फील्ड मैक्सिमम होगी r/√2 वाले जगह पर। तो अगर मैं फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ x आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, तो प्लस माइनस मतलब दोनों साइड होगी, तो ये आपका रिंग का पार्ट है। तो फील्ड यहाँ से ऐसा जाएगा और ए बाई इंफिनिटी पे मान लो जीरो हो गया, a/√2 पे मैक्सिमम होगा, सेंटर पे जीरो होगा एंड आफ्टर फिर से तो कुछ इस तरह से फील बनेगा। आई थिंक मुझे ऑपोजिट बना देना था, बट ठीक है, मैं इसको पॉजिटिव एक्स बना देता हूँ और ये नेगेटिव एक्स वाला है। तो इस तरह से फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स वेरी करेगा और मैक्सिमम होगा ये प्लस माइनस r/√2 पे, r/√2 पे ये प्लस हो गया, ये माइनस r/√2 का पॉइंट। तो इस तरह से फील्ड, ये फील्ड है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स यहाँ पर चेंज होता है, क्योंकि बहुत इजी सी बात है, कोई खास बात इसमें है नहीं। ओके,
तो तीन चीजों की वजह से फील्ड देख लिए। अब आपके लिए जो हमने अनसिमेट्रिक वाली चीजें रखी थी, तो उसको आप एक बार ट्राई करके देख लेना। तो फील्ड ड्यू टू रिंग, बट दिस बार रिंग जो है वो अनसिमेट्रिक है, या फिर हम बोल सकते हैं रिंग भी ना बोले तो हम बोल सकते हैं फील्ड ड्यू टू आर्क। और ये आर्क भी कहाँ पर, एक्सिस पे। आर्क भी बिल्कुल सिमेट्रिकल है नहीं, तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं एक बार। देख सकते हो किस तरह से ट्राई करना चाहिए। तो मैं इसके इस क्वेश्चन को हटा देता हूँ यहाँ से ऐसे। तो ये आपके पास अनसिमेट्रिकल एक आर्क है, और आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ इसका सेंटर होगा। एंड अगर ध्यान से देखें तो एंगल्स, यहाँ पर जो एंगल है अलग अलग है। ये वाला एंगल मान लेते हैं अल्फा है, ये वाला एंगल मान लेते हैं बीटा है, और इसका फील्ड निकालना है मुझे एक्सिस पे। और ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्मली चार्ज है, तो इसकी वजह से मुझे फील्ड निकालना है। तो जब भी आपको 3D फील्ड्स मिले ना, तो मेरा सजेशन है कि आप वेक्टर फॉर्म के साथ जाओ, तो गलतियां होने की चांसेस कम है। वेक्टर फॉर्म के साथ मतलब जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर फोर्स का वेक्टर फॉर्म पढ़ा था, फोर्स का वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा था कि Q1 Q2 बाय आर क्यूब का मॉड, और साथ में हमने इसको आर कैप आर वेक्टर लिखा था। ठीक है, इस तरह से लिखा था। तो अगर फील्ड लिखना है तो Q2 को हटा देते हैं, तो ये फील्ड की वैल्यू हो जा रही है। तो इस वाले रिजल्ट को हमको यूज करना चाहिए। तो वेक्टर फॉर्म पे यूज करते हैं, आर वेक्टर किसी तरह लिखते हैं, और फिर हर एक फील्ड को अलग अलग तरह से इंटीग्रेट करके लिख लेंगे। तो मैं आपको एक एक्स और वाई किसी भी दो चीजों को बता दूंगा, जेड आप खुद से निकाल लेना किस तरह से फील्ड होनी चाहिए। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। मान लो मैंने यहाँ पे पहुंच, और इस पॉइंट से, और मान लेते हैं किसी एक्स नॉट डिस्टेंस या फिर एक्स डिस्टेंस, कहीं पे भी मुझे फील्ड लिखना है। लेट अस मेक इट एक्स नॉट। तो किसी एक्स नॉट डिस्टेंस पे मुझे फील्ड लिखना है। तो ठीक है, ये वाली जगह पर क्या लिख सकता हूँ, इसका कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं क्या? तो उसके लिए हमें थोड़ा सा एक्स वाई जेड बना लेना चाहिए। तो सपोज ये वाला पॉइंट मेरा एक्स हुआ, या फिर वाई हुआ, ये वाई हुआ, और ये जो बाहर की तरफ जा रहा है ये जेड है। तो बाहर की तरफ जा रहा है ये जेड है, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये बाहर की तरफ जो जा रहा है वो जेड है। तो इसके हिसाब से हमें क्या लिख लेना चाहिए, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इसको पॉजिटिव एक्स मान लेते हैं, तो हम थोड़ा उससे बच जाएंगे, बिकॉज मैंने इस साइड एलिमेंट ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी थीटा एंगल पे गए हैं, तो अगर थीटा पे गए हैं तो ये वाला जो एक्स पे ये गया है वो ये वाला लेंथ है, एंड दिस इज नथिंग बट आर साइन थीटा। तो एक्स पे आर साइन थीटा है, वाई पे आर कॉस थीटा है, और जेड पे जीरो है। और इसका कोऑर्डिनेट एक्स और वाई जीरो है, और जेड एक्स नॉट है। तो आप पोजीशन वेक्टर यहाँ से यहाँ ड्रॉ कर सकते हो। ये वाला पोजीशन वेक्टर ड्रॉ हो जाएगा इस पॉइंट से, और ये वेक्टर आर वेक्टर बनेगा। तो अगर मुझे आर वेक्टर लिखना है तो ये होना चाहिए, दिस इज फर्स्ट R1 वेक्टर, दिस x1 वेक्टर, और ये हो गया आपका r वेक्टर, एंड दिस इज x2 वेक्टर। so we can say x1 plus r is this x2 vector, so we can say x2 minus x1 will be your r vector। तो कुछ भी नहीं करना है, x2 is x नॉट आई कैप, या फिर x नॉट के कैप, एक्स नॉट के कैप माइनस वहां से जो भी फील्ड है उनके बारे में लिख सकते हैं। सो वो हो जाएगा आर साइन थीटा आई कैप माइनस आर कॉस थीटा। ठीक है, ये आपका आर नॉट वेक्टर हो गया है। और अब मुझे फील्ड लिखनी है हर डायरेक्शन पे, तो मैं इसके साथ इजीली लिख सकता हूँ कि कैसा फील्ड बनना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ई अलोंग एक्स अगर लिखना है, तो आर की वैल्यू अपन एक्स वाली यूज करेंगे और इजीली चीजों को लिख लेंगे, या फिर चलो नेट ही लिखते हैं, फिर उसके बाद एक्स वाई जेड को सेपरेट कर लेंगे। तो चलो देखते हैं कैसा बचे। सो ई विल बी ई विल बी के लैम्डा बाय आर,
मतलब कि इस जगह पर जो भी चार्ज है के, और इस जगह पर जो भी चार्ज है तो डी क्यू लिख रहा हूँ। सो के डी क्यू एंड बाय आर क्यूब। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर निकालें तो क्या बनना चाहिए, ये बनना चाहिए एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसका अंडर। सो ये हो जाने वाला है कुछ आर, और ये हो जाने वाला है एक्स नॉट स्क्वायर, ये आर स्क्वायर प्लस में, और इसका होल का पावर क्या हो जाएगा 3/2, बिकॉज मुझे क्यूब करना है। सो ठीक है, नीचे की तरफ लिख लेते हैं एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। एंड साथ में अगर आगे देखें तो मुझे लिख लेना चाहिए आर वेक्टर को मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए यहाँ पर। तो आर वेक्टर इज एक्स नॉट, let us first fix this, x naught I cap, sorry, x naught k cap r sin theta I cap minus r sin theta I cap minus r cos theta j cap। और ये हमारा फील्ड बन रहा है किसी भी जगह पर उस छोटे से एलिमेंट की वजह से। तो ये डी ई है एक तरह से, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से हमने फील्ड लिखा है। अब मुझे इंडिविजुअल फील्ड लिखने हैं, तो इसके साथ मैं आर साइन थीटा वाले को डील कर लूंगा, फिर मैं आर कॉस थीटा को अलग से डील कर लूंगा और इसको डील कर लूंगा। तो मैं पहले आई कैप वाले फील्ड को लिखना चाहता हूँ, तो लिखूंगा के डी क्यू बाय एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 एंड साथ में आर साइन थीटा, आर साइन थीटा एंड व्हाट इज डी क्यू। डी क्यू को क्या लिख सकते हैं, डी क्यू को लिख सकते हैं थीटा पे जाके डी थीटा का एलिमेंट लिए थे। सो दिस इज लैम्डा इनटू आर डी थीटा, दिस इज लैम्डा इनटू आर डी थीटा। तो डी क्यू को मुझे लिख लेना चाहिए लैम्डा इनटू आर डी थीटा। तो कुछ भी नहीं है, अब इसमें कुछ बचा नहीं खास, बिकॉज हमें लिख लेना चाहिए कि लैम्डा आर स्क्वायर अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2 एंड इंटीग्रेशन यहाँ पर बना लेंगे हम इसका इंटीग्रेशन बन जाएगा साइन थीटा डी थीटा एंड साथ में एक नेगेटिव ऑलरेडी था बिकॉज ये वाला माइनस था। एंड इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम किस कहाँ से कहाँ, मुझे थीटा का लिमिट चाहिए, तो थीटा इज माइनस बीटा टू प्लस एल्फा, सो माइनस बीटा टू प्लस एल्फा। सो दिस विल बी ई अलोंग एक्स एक्सिस। ये नेट फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस आ गया है। इसी तरह आप नेट फील्ड अलोंग जेड एक्सिस निकाल सकते हो। सो वो बन जाएगा के लैम्डा आर डी थीटा अपॉन आर एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर एंड होल टू द पावर एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पर अगर आप देखें तो सिर्फ डी थीटा का इंटीग्रेशन बनेगा और साथ में एक एक्स नॉट यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और इसका इंटीग्रेशन बनाना है। तो यहाँ पर डी थीटा का इंटीग्रेशन होगा माइनस एल्फा से, सॉरी, माइनस बीटा टू प्लस एल्फा। तो इसे लिख लेंगे के लैम्डा बाय एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। I think I missed 3/2 here. So 3/2 एक्स नॉट एंड यहाँ पर बन जाएगा एल्फा प्लस बीटा, एल्फा प्लस बीटा, और एक आर का टर्म भी था आर। तो आप देख सकते हो लैम्डा नॉट आर इंटू एल्फा प्लस बीटा, दिस इज नथिंग बट टोटल चार्ज बिकॉज दिस इज आर्क लेंथ, दिस इज आर्क लेंथ, टोटल आर्क लेंथ, और ये हो जाएगा लैम्डा विच इज टोटल चार्ज। सो के क्यू टोटल एक्स नॉट अपॉन एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, which is very similar to what we have calculated in the past. Along x-axis, z-axis, we have already calculated the same result. तो ऐसा ही कुछ रिजल्ट आ रहा है z-axis पे टोटल चार्ज के हिसाब से, एंड आप इसी तरह x-axis पे भी निकाल सकते हो, z पे भी निकाल चुके हैं और y पे एक बच रहा है तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर इन अनसिमेट्रिकल चीजें और 3D फील्ड हो जाएंगी, 3D कैसे समझ में आएगा हमें, जो मैंने आपको पीछे डायग्राम के थ्रू सिखाया है कि कहाँ पर कौन कैंसिल कर सकता है, इस तरह अगर आप सोचें
तो आपको यहाँ पर वेक्टर फॉर्म इंपॉर्टेंट हो जाता है, चीजें आसान हो जाएगी, वेक्टर बस लिख लो अच्छे से तो बहुत ही इजीली हम फील्ड को लिख सकते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट फील्ड ड्यू टू अ रिंग। रिंग पे ऐसे ही वेरिएशन कर सकते हैं। अब आपको हाफ रिंग आपके लिए एज अ होमवर्क है, हाफ रिंग यूनिफॉर्मली चार्ज आपके लिए एज अ होमवर्क है। इसके फील्ड को आप निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे आंसर वगैरह पूछ सकते हैं कि क्या होना चाहिए। ठीक है, हाँ आगे बढ़ जाते हैं तो देखते हैं क्या होना चाहिए नेक्स्ट थिंग। ओके, सो फील्ड हमने देख ली रिंग की वजह से, फील्ड हमने देख ली, रिंग हो गया हमारा, आर्क हो गया, वायर हो गया। तो अगर इतनी चीजें हो गई हैं तो अब हमें अगर फोर्स के बारे में सोचना है, चलो एक दो चीजें और कर लेते हैं। तो एक बार डिस्क भी कंप्लीट कर लेते हैं और एक हेमिस्फीयर वाले पार्ट को भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कुछ अच्छे सवाल पे आ जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है वीडियो की लेंथ बड़ी हो रही है, बट कोई बात नहीं, इस वीडियो के थ्रू आप सारे अगर मोमेंटम बना है तो कंप्लीट कर लेते हैं, कोई खास बात नहीं है। सो डिस्क है इस बार, ये इस बार ये रिंग नहीं है, तो एक डिस्क है कुछ इस तरह से, और इसकी वजह से मुझे फील लिखना है, इस डिस्क की वजह से इसके एक्सिस पे फील लिखना है, इसके एक्सिस पे डिस्क की वजह से फील लिखना है। कैसा फील्ड आएगा? मुझे ऐसे एलिमेंट लेने पड़ेंगे अलग अलग रिंग के साथ, बिकॉज यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो ये जो रिंग मैंने बनाया है यहाँ पे, इसकी वजह से फील्ड लिखना पड़ेगा और उसे फिर इंटीग्रेट कर देना चाहिए आर के विद इन रहते हुए। ठीक है, तो इसकी वजह से लिख लेते हैं ये जो यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग दिख रहा है मुझे, इसका रिजल्ट हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं और इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो डिस्क का मिल जाने वाला है। तो ठीक है, कुछ ये वाला डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स नॉट, जो कि हमने पिछले उसमें भी माना है, ये डिस्टेंस एक्स नॉट है। तो इसकी वजह से अगर फील्ड देखना है तो क्या लिखना चाहिए हमें? अ, आप देख सकते हो रिंग का रिजल्ट यूज करेंगे तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी के चार्ज ऑन दिस रिंग। व्हाट इज चार्ज ऑन दिस रिंग? तो Q. Let us make sigma as charge per unit area on this disk, and we will multiply it with the area of this elemental part. इस elemental part के एरिया से multiply करेंगे, तो इस elemental part का एरिया क्या है? इस elemental part का एरिया है 2 pi r, where r is this small radius, so I should write small r. 2 pi r, and what is the thickness? dr. Its thickness is dr. Okay, so 2 pi r dr ये एरिया हो गया, मतलब 2 pi r dr एरिया हो गया, मल्टीप्लाई कर दिए सिग्मा से। तो यहाँ पर क्या लिख लूँ? के सिग्मा 2 pi r dr, और हमें पता है फील्ड की वैल्यू, फील्ड आई थी के क्यू बाय एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, ऐसा आया था। तो इसी को यूज कर रहे हैं, तो के क्यू एक्स में लिख चुका हूँ, के क्यू एक्स मिसिंग है अभी तक, तो एक्स की वैल्यू एक बार लिख लेते हैं एक्स नॉट, और नीचे लिख लेंगे एक्स नॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल टू द पावर 3/2, होल टू द पावर 3/2। और इसका इंटीग्रेशन करना, बिकॉज मुझे पता है सारे फील्ड एक ही डायरेक्शन पे आएंगे हर एक रिंग की वजह से, तो मुझे कॉम्पोनेंट करने की जरूरत है नहीं, तो मैं इसे इंटीग्रेट कर दूंगा 0 टू कैपिटल आर, तो ये मुझे मिल जाएगा ई नेट। तो ये ई नेट की वैल्यू हो जाने वाली है अगर इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। ठीक है, तो कर देते हैं इसको इंटीग्रेट, कोई खास बात तो उसमें बची नहीं है। सो देख सकते हो आप कि यहाँ पर टर्म कैसा बच रहा है, एक आर ऊपर दिख रहा है, हाँ सॉरी यहाँ पे मुझे स्मॉल आर लिखना चाहिए, तो स्मॉल आर और ऊपर भी एक आर है, वही वेरिएबल है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट। सो के सिग्मा 2 पाई भी कांस्टेंट हुआ, 2 पाई के सिग्मा कांस्टेंट, के सिग्मा 2 पाई कांस्टेंट, एंड नीचे की तरफ और एक एक्स नॉट का टर्म भी कांस्टेंट, और इंटीग्रेशन हम बनाएंगे आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को करने के लिए आप पुरानी अप्रोच भी अपना सकते हो, बट ऐसा भी कर सकते हो कि आर स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लो, टी हमने सब्स्टिट्यूट किया है। सो इसका जब डेरिवेटिव करते हैं तो 2 r dr
एक्स नॉट का डेरिवेटिव 0 हो गया, 2t dt। सो 2r dr इज 2t dt, मतलब r dr की वैल्यू को मैं t dt से रिप्लेस कर सकता हूँ। और नीचे की तरफ अगर देखें तो इसको टी स्क्वायर और स्क्वायर कैंसिल, तो टी क्यूब बच रहा है। मतलब यहाँ से अगर मैं लिखूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा एक्स नॉट, और ये 2 पाई था, इसको कैंसिल करने के लिए रखें, ये 2 पाई कैंसिल हो गया। एंड यहाँ पर इंटीग्रेशन की अगर बात करें तो ये बच रहा है आर डी आर, जिसको लिख सकते हैं टी डी टी, एंड साथ में नीचे की तरफ ये बच रहा है टी क्यूब। सो बेसिकली ये टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन थोड़े से लिमिट्स हमें बदलने पड़ेंगे, बिकॉज 0 से आर जा रहे थे। तो लिमिट्स यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या बनेगा, टी का लिमिट बनेगा इनिशियल, टी इनिशियल बनेगा जब आर की वैल्यू 0 रख देंगे, तो एक्स नॉट बच जाएगा, और टी फाइनल बचेगा आपका एक्स नॉट स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर। सो ये लिमिट्स होंगे हमारे। आप समझ रहे होंगे लिमिट्स कैसे यूज करते हैं। आर की लिमिट थी 0 टू कैपिटल आर, तो हमने यहाँ पर पहले आर के बदले 0 रखा और टी की वैल्यू निकाली, फिर आर के बदले कैपिटल आर रखा और टी की वैल्यू निकाली। तो ये बस कुछ भी नहीं करना है, एक्स नॉट से शुरू करते हुए रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर, ऐसा कुछ बन रहा है। मैंने थोड़ा छोटा लिखा है, आप इसको मैनेज कर सकते हैं। सो यहाँ पर कुछ आ रहा है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स नॉट, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन दिस इज नथिंग बस 1/t, और साथ में नेगेटिव, सो नेगेटिव 1/t, आई थिंक ऐसा ही होना चाहिए, यस नेगेटिव 1/t। और लिमिट में हम नेगेटिव को हटाने के लिए लोअर माइनस अपर कर लेते हैं। सो 1 माइनस एक्स नॉट माइनस 1/r स्क्वायर प्लस एक्स नॉट स्क्वायर। तो ये हमारा फील बच रहा है। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड वे पे अगर लिखें तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, तो नेट फील्ड की वैल्यू थोड़ी और सिंप्लीफाइड वे में एक्स नॉट को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एक्स नॉट मल्टीप्लाई हो गया, तो 1 माइनस एक्स नॉट अपॉन रूट एक्स नॉट स्क्वायर प्लस r square. So this is the field and its direction is along the axis। इसकी भी डायरेक्शन along the axis नेट फील्ड बनने वाली है। ये हो जा रहा है आपका फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, एक डिस्क की वजह से फील्ड है। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से हमें इसे देखना, फील्ड ड्यू टू अ डिस्क। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन इससे और है, फील्ड ड्यू टू अ डिस्क पे एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन और है। सो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन कि अगर मैं जो पॉइंट है ना, हमारा जो पॉइंट है डिस्क के सामने, अगर इसकी डिस्टेंस बहुत कम कर दूं, अगर मैं इसको बहुत पास खड़े हो जाऊं, तो जैसे मान लो आप वॉल के बहुत पास खड़े हो तो आपको चारों तरफ वॉल ही वॉल दिखेगा। दैट डिस्क इज एक्टिंग एज एन इनफाइनाइट वॉल टू यू। उस केस में ये डिस्क भी आपको इनफाइनाइट वॉल की तरह दिखेगा। तो अगर ये एक्स की वैल्यू उसके रेडियस के कंपैरिजन में, अगर रेडियस के कंपैरिजन में एक्स की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, बड़ी नहीं छोटी हो जाती है, इन दैट केस आप क्या बोल सकते हो कि दिस डिस्क इज एक्टिंग एज एन इनफाइनाइट वायर फॉर यू, मतलब सॉरी नॉट इनफाइनाइट वायर, इट इज एक्टिंग एज एन इनफाइनाइट डिस्क फॉर यू। सो इनफाइनाइट बॉल की तरह एक्ट कर रहा है। इन दैट केस हम किस टर्म को इग्नोर करेंगे, इस रिजल्ट में से इस एक्स नॉट वाले टर्म को इग्नोर करेंगे। तो अगर एक्स नॉट वाले टर्म्स को इग्नोर करते हैं तो ये टर्म तो लगभग 0 हो गया, ये टर्म लगभग 0 हो गया, और हमारा फील्ड जो आ जाएगा दैट विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। एक इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ से हमें मिल रहा है, तो ये फील्ड इस डायरेक्शन पे आ जाएगा और उसकी वैल्यू होगी, फील्ड विल बी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, फील्ड होगी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसी को मैं बोल सकता हूँ फील्ड। अब ये जरूरी नहीं है डिस्क हो, बिकॉज इनफाइनाइट का मतलब क्या, उसका लिमिट नहीं है, तो उसके लिए डिस्क नहीं दिखेगा इसे, जैसे एक प्लेट बॉल कुछ भी बोल। तो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट बोल लो, डिस्क बोल लो, कुछ भी बोल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसकी वैल्यू क्या होती है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस एक्स
और उसका डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस इस डायरेक्शन पे होने। तो ये एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, इसको हम बाद में गॉस लॉ वगैरह से भी देखेंगे, बट यस अभी के लिए हम इससे समझ सकते हैं। एंड यस एक इम्पोर्टेंट चीज मुझे यहाँ पर भी याद आ रही है कि हमने इनके स्पेशल केसेस को नहीं लिखा है, तो एक बार इनके स्पेशल केसेस को भी देख लेते हैं। मतलब मैं बोल रहा हूँ के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, तो फील्ड को यहाँ पर भी इनफाइनाइट बनाकर देख लेते हैं। इनफाइनाइट वायर के लिए कैसा होता है, तो मैं यहाँ पर आपको लास्ट में इसमें इंक्लूड कर रहा हूँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसलिए आप इसको ध्यान से सुनेंगे। तो फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट वायर की वजह से फील्ड हमें देखना है। तो सेम रिजल्ट जो हमारे दो आए हैं उसको हम फिर से यहाँ पर यूज करेंगे। तो ई पैरेलल एंड ई परपेंडिकुलर हमें पता है, जो कि हमने पहले डिराइव किया है। सो दिस इज नथिंग बट के लैम्डा बाई डी साइन थीटा 2 cos theta 2 minus cos theta 1, cos theta 2 minus cos theta 1, and second one is k lambda by d sin theta 1 plus sin theta 2। तो अगर आपके वायर इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट का मतलब आप समझ रहे होंगे, जो मैंने भी थोड़ी देर पहले डिस्क के लिए बताया, अगर ये पॉइंट बहुत पास हो जाए, इन दैट केस दिस वायर, जैसे मान लो ये बहुत छोटा वायर है, ठीक है, अगर मान लो ये बहुत छोटा वायर है, इन दैट केस क्या होगा, ये पॉइंट सेम पॉइंट ऐसा कुछ एंगल बना रहा है। अगर ये वायर का लेंथ थोड़ा और बड़ा होता है तो ये वाला एंगल और ओपन अप हो रहा है, आप देख रहे हो ये एंगल बड़ा होता जा रहा है। अगर ये बहुत बड़ा होता है इसके कंपैरिजन में, या फिर पॉइंट बहुत पास आता है, तो दिस एंगल इज नियरली 90, ये एंगल नियरली 90 हो जाएगा। मतलब थीटा 1 थीटा 2 को नियरली 90 लिख सकते हैं। सो इन दैट केस इनफाइनाइट के केस में हम लिखेंगे थीटा 1 एंड थीटा 2 आर नियरली इक्वल विच इज 90। तो एक 90 एक 90 की वैल्यू यूज करनी है। सो हमें पता है दोनों का एंगल ऑपोजिट सेंस में लेना है, जो कि हम ऑलरेडी डेरिवेशन पे ले चुके हैं। तो ये वाला टर्म हो जाएगा 2, सो मुझे मिलेगा 2 के लैम्डा बाई डी। अ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर अस, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट होगा हमारे लिए, 2 के लैम्डा बाई डी। एंड इन अ वेरी सिमिलर वे इस जगह पर अगर हम फील्ड देखें तो यस ऑब्वियस था कि जीरो हो जाना चाहिए, बिकॉज हमने पढ़ा था कि अगर इक्वली सिमेट्रिकल पॉइंट होते हैं तो ऊपर नीचे वाले फील्ड कैंसिल कर जाते हैं। और अगर ये वायर इनफाइनाइट हो जा रहा है, इन दैट केस हम बहुत इजीली बोल सकते हैं कि ये वाले और ये वाले तो हमेशा कैंसिल हो जाने वाले हैं, इसलिए ये रिजल्ट आपको जीरो जैसा आता हुआ दिख रहा है। और अगर आपको ये सेमी इनफाइनाइट का केस मिलता है तो वो भी अपन यहाँ पर कवर कर सकते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि सेमी इनफाइनाइट पे क्या है। सो सेमी इनफाइनाइट के लिए अगर बात करें, सो यहाँ पर ऐसा लिख सकता हूँ। तो अब इस केस में मान लो यहाँ पर पॉइंट है, तो एक एंगल जीरो हो जाएगा और एक एंगल यहाँ पर 90 हो जाएगा, अगर आप ध्यान से सोचें तो बस ये वाला एंगल इनफाइनाइट है तो एक तरह से 90 बनेगा। और हम एंगल किसके साथ देखते थे, डी के साथ, ये डी के साथ पैरेलली लाई कर रहा है, तो एक एंगल जीरो हो जाएगा। तो इस केस में ई पैरेलल will be k lambda cos theta 2 minus cos theta 1. So it will be k lambda by d, and E perpendicular is again k lambda by d. दोनों का फील्ड सेम आएगा, k lambda by d और k lambda by d। तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए, k lambda by d और k lambda by d दोनों की फील्ड आएगी। और आप डायरेक्शन बिल्कुल इजीली चेक कर सकते हैं इस पे, ये वाला डायरेक्शन नीचे आएगा पैरेलल वाला, और ये वाला तो आपको पता ही है ई परपेंडिकुलर। अगर ये पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज होगा, इन दैट केस ये जस्ट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाने वाला है, बिकॉज उस बार वो अट्रैक्ट करने वाला है। तो ये हमारे कुछ फील्ड हो गए। तो आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक फील्ड्स देखे हैं, एंड आई थिंक की वीडियो की लेंथ काफी बड़ी हो गई है, तो उसको ध्यान में रखते हुए क्लास को यहाँ पर ही एंड करते हैं। बट यस बहुत कुछ एक लेक्चर और आने वाला है फील्ड पे, बिकॉज अभी हमने सारी चीजें कवर नहीं की, आज बेसिक चीज ही खत्म की है जो भी स्टैंडर्ड है। अब इनका एप्लीकेशंस हम फोर्स निकालने पे करेंगे, दो बॉडी के बीच में कैसे फोर्स लिखना है, क्या लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगला लेक्चर। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बेसिक इंट्रो दे सकता हूँ, उसके बाद हम इस वीडियो को एंड करने वाले हैं। तो बेसिक इंट्रो अगर देखें, अगर फोर्स के बारे में बेसिक इंट्रो देखें, तो फिर आप ऐसा समझ सकते हो कि
कोई भी एक वायर होगा और इसकी वजह से किसी भी बॉडी पे फील्ड लिखना है, तो हमें क्या करना चाहिए, इसकी वजह से, जिस भी वायर की वजह से फील्ड लिख रहे हो उसकी वजह से यहाँ पर फील्ड लिख लो इस पोर्शन पे, और यहाँ पर होने वाले चार्ज को मल्टीप्लाई कर, तो इस छोटे से पोर्शन पे फील्ड मिल जाता है। बिकॉज हमने पता है ना कि ये अगर किसी और का फील्ड है, कि किसी और के फील्ड पे अगर एक चार्ज को रखते हो तो उस पे फोर्स क्या लगता है, क्यू इंटू ई। तो सेम लॉजिक अगर देखें, अगर ये वायर है और यहाँ पर मैंने डिस्क रख दिया है, मैंने डिस्क वगैरह रख दिया है, तो इस डिस्क के हर एक सेगमेंट पे फोर्स निकालेंगे, और फोर्स निकालने पर उसके उस सेगमेंट पे होने वाले चार्ज के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और मुझे उससे इस पूरे इस पे फोर्स मिलेगा। और या फिर आप ये भी कर सकते हो कि इस डिस्क की वजह से इस वायर पे, इस डिस्क की वजह से इस वायर के हर एक पॉइंट पे फोर्स लिखो, मतलब फील्ड लिखो, और इसके यहाँ पर होने वाले चार्ज के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो यू विल गेट फोर्स ऑन दिस वायर ड्यू टू दिस डिस्क। बट यस, ये करना, ये जो थोड़ा अनसिमेट्रिकली दिख रहा है चीजें, तो इसको करना आसान नहीं है, बस मैं समझाने के लिए ऐसा एग्जाम्पल बनाया हूं। थोड़ी चीजें आसान करके हमारे सवाल में हमको मिलने वाले हैं, जिससे कि हम हर एक पॉइंट पे फील्ड लिख पाए और थोड़े बढ़िया से इस चीज को यूज कर पाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, हम इसको अगली क्लास में डन करेंगे काफी अच्छे से। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में अपन शुरू करते हैं एक हेमिस्फेरिकल कप की वजह से। तो चलो एज अ होमवर्क आप ले जाओ इसे, होमवर्क की तरह ले जाओ कि आप किस तरह से इसे डील करेंगे। एक हेमिस्फेरिकल कप है, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि ये पूरा हेमिस्फीयर तो है नहीं, उसका एक पोर्शन है। ठीक है, ये कंप्लीट हेमिस्फीयर ऐसा बनता, ये कंप्लीटली हेमिस्फीयर बाद में बनता है, अभी इसका एक पोर्शन बनाया है कुछ इस तरह। अब देख लो, इसका ये कंप्लीट हेमिस्फीयर यहाँ पर बन रहा है, तो इसका सेंटर कहीं यहाँ पर है, बट हम किसी पर्टिकुलर थीटा तक ही इसको बनाए हैं। जैसे हम आर्क बना रहे थे तो आर्क को भी कंप्लीट नहीं किए थे, तो उस तरह से ही चीजों को हम आगे डील कर रहे हैं। तो ये किसी जनरल थीटा के लिए लिख लेते हैं, अगर हेमिस्फीयर की होगी तो थीटा की वैल्यू फिर हम 90 रख लेंगे, बिकॉज हेमिस्फीयर पे सेंटर से ये बिल्कुल 90 बन जाने वाला है। तो इसी तरह से हम स्टैंडर्ड बना ले रहे हैं चीजों को। इसमें मान लेते हैं चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सिग्मा इज चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस हेमिस्फेरिकल कप। ठीक है, इस हेमिस्फेरिकल कप पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा की है। आपको इस पॉइंट ओ पर फील्ड बताना है। कमेंट सेक्शन में जरूर से ट्राई करें और एक बार मुझे बताएं। ये थोड़ा टफ हो सकता है, बट एक बार जरूर से ट्राई करें। ये वाला पार्ट यहाँ पर लाई कर रहा है, आई थिंक आप समझ रहे होंगे। ये पूरे वायर, यहाँ से हमारा जो कप है ये शुरू हुआ है, ये पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, और बस ठीक है। आपको इतनी चीजें बतानी है, इसकी रेडियस को आप आर कंसिडर कर लेना, एंड यस आप उसको कैलकुलेट करके बताएं। और बात रही इन सारे रिजल्ट्स की, तो हमने जो स्टैंडर्ड रिजल्ट लिखे हैं, अगर आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू हेमिस्फीयर की वजह से, सेमी सर्कल रिंग की वजह से चाहते हैं, तो आप थीटा की वैल्यू को पाए रख सकते हैं। थीटा की वैल्यू को आप पाए रख सकते हैं। अगर आपको पूरे कंप्लीट रिंग की वजह से चाहिए तो आपको पता है 0 होना चाहिए, बिकॉज सारे फील्ड कैंसिल करेंगे एक दूसरे को। तो आप यहाँ पर वैल्यू 2 पाए रख के देख सकते हैं। तो इस तरह से आपकी चीजें आगे बढ़ने वाली है, और हम सारी चीजें स्टैंडर्ड लिखे हैं, आप उसमें थीटा की वैल्यू वेरिएशन करते हुए चीजों को फाइंड कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की क्लास में यहाँ पर ही एंड करते हैं। बहुत बढ़िया क्लास रहा। तो अगली क्लास में अपन चलते हैं और देखेंगे फिर कि किस तरह से फोर्सेस वगैरह के एप्लीकेशन हमको देखने वाले हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच।